एसएचएम के नेक्स्ट हेडिंग है और इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हेडिंग का नाम क्या है एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इससे पहले स्वैच्छिक विभव रूप में दोलनी गति पढ़ लिया था, जिससे हमें क्या पता चला भी अगर कोई पार्टिकल है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा 1/2 और इसमें लगने वाला बल F = kx, इतना पता चल गया ना। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं 2023 में, और एक मेरे याद आ रहा है कि मैं 2017 में था तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एसएचएम क्या है, एसएचएम क्या, ठीक है। तो देख लो डब्ल्यू तो पुराना तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब 2017 में देखने लगे लगातार आने लगे वो एसएचएम क्या है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी एसएचएम, कल पढ़ी थी हाथ में आई को नहीं तो देखो, यानी जब कोई कण यानी किसी परवलयाकार विभव रूप में, किसी परवलयाकार विभव रूप में यानी पोटेंशियल वेल में, परवलयाकार मतलब हाइपरबोला, विभव रूप में अल्प आयाम की दोलनी गति को, अल्प आयाम की दोलनी गति को ही क्या कहते हैं, अल्प आयाम की दोलनी गति को ही सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति। परिभाषा याद हो गई क्या, इतनी बात समझ आ गई ना। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसकी अवकल समीकरण क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए फिर एक नंबर पे हम बात करेंगे इसकी सरल आवर्त गति करते हुए कण की, सरल आवर्त गति करते हुए कण की अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटर, डायरेक्ट दोलक की अवकल समीकरण भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा ना लिख करके डायरेक्ट भी। मैंने आपको बताया था अगर कोई कण क्या कर रहा है, दोलनी गति कर रहा है तो उस कण को क्या कहेंगे, दोलक कहेंगे, क्या कहेंगे, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोलक की अवकल, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखिए इसके अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, क्या, एक तो अगर कोई कण दोलन गति कर रहा है तो उस पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और उस पे लगने वाला बल का मान क्या होगा, दोनों चीजें आपको पता है क्या। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो ये पता है दोनों। सबसे पहले देखिए, अभी देखिए हमें पता है क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे WKT, क्या लिखेंगे, WKT मींस वी नाउ दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे, कण की स्थितिज ऊर्जा, कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kx, ये तो अपने को याद रखना है। अब यहाँ पे
यदि कोई कण दोलन गति कर रहा है, यदि कोई कण कौन सी गति कर रहा है, दोलन गति कर रहा, तो कण पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानयन कितना होता है भाई, इसको लिखेंगे बच्चों एफ आर से, किससे लिखेंगे, एफ आर से, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का ए एक्स, ये हमने प्रूफ किया है, अरे किया है कि नहीं किया, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1, ये जो हम मैटर पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसका नाम क्या है, ये जो आप यूनिट पढ़ रहे हो ना, ये एक ब्रांच है मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं यांत्रिकी, है ना। और यांत्रिकी में गति से रिलेटेड न्यूटन का सेकंड नियम भी लगेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता है क्या पता है, एक चीज और पता है, WKT न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, पता है क्या होता है, कौन बताएगा, F बराबर, ठीक, तो F बराबर क्या होता है बच्चों, F होता है, सभी को पता है, ठीक है। ये समीकरण नंबर आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 भी फोर्स की वैल्यू है और समीकरण नंबर 2 भी फोर्स की वैल्यू, दोनों को हम क्या लिख देंगे, ठीक है, दोनों को हम क्या लिख देंगे, इक्वल। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स, इतनी बात समझ आती है। अब देखिए अगर कोई भी कण है वो क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है, तो उसका विस्थापन हमने मान लिया क्या, x, है ना, विस्थापन हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे x है। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन यानी dx कोण dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या लिख सकते हैं क्या, और मैं ये बोलूं कि dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, फिर मैं एक और क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बताइए। तो यहां से देखिए एक ही जगह मेरे को क्या लिखना है, तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यानी दो क्या समीकरण नंबर ये, इसमें देखिए m आ जाएगा, एक ही जगह क्या लिखना है, d स्क्वायर x अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का dx, कोई दिक्कत है क्या। अब ये जो m है इधर क्या है, भाग, सॉरी गुणा में इधर जाएगा तो भाग, तो d स्क्वायर x अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m, जहां मैं इसको क्या लिख सकता हूं, d स्क्वायर x अपॉन dt, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, ये जो समीकरण आई है इसे क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण, क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण कहते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, k अपॉन m इज इक्वल टू होता है बच्चों ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये आवृत्ति होती है, ठीक है ना, ये वैल्यू याद रखनी है अपने को, क्या ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये k अपॉन m आवृत्ति के पदों में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो d स्क्वायर x अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू, ये क्या है, ये जो समीकरण आई है
के एस एच एम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि अवकल समीकरण। इतनी बात समझ आ गई है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये होगी अवकल समीकरण। क्या हो गई? अवकल समीकरण। अब देखिए जो भी अपने पास में जो दोलक है, दोलक का वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 नंबर पे हम बात करेंगे दोलक का वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर, दोलक का वेग। अब देखिए वेग निकालने के लिए जो लास्ट इक्वेशन निकाली थी, कितने नंबर है? 3 नंबर है। कितने नंबर है? 3 नंबर। समीकरण नंबर 3 से देखिए दोलक का वेग निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण 3 से वो क्या थी? वो थी d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0। तो आप साधारण कर देंगे, माइनस भी हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब क्या करना है? ये जो समीकरण आई है, ये जो समीकरण आई है, इसके दोनों तरफ मैं dx अपॉन dt का क्या करवा देता हूँ? गुणा करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ? क्यों करवा देता हूँ? क्यों करवा देता हूँ? अब देखिए हमें क्या, किसका फॉर्म निकालनी है? हमें वेग की फॉर्म निकालनी है। क्या निकालेंगे? वेग की फॉर्म। ठीक है। तो यहां से वेग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? ये तो क्या है? ये तो अभी त्वरण की वैल्यू है, या तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, एक बार डिस्प्लेसमेंट से यहां से तो क्या करवा देंगे? इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उपरोक्त समीकरण के दोनों तरफ dx अपॉन dt का गुणा करवाना। dx अपॉन dt का क्या करवाना है? गुणा करवाना। अब करवाएंगे तो भाई dx अपॉन dt ये इंटू में d स्क्वायर x अपॉन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x और गुणा करवा दिया इसका dx। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए हमें सभी को पता है क्या v इज इक्वल टू क्या होता है? होता है क्या? और d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सभी को पता है। ये वैल्यू इस समीकरण के अंदर ऊपर वाली। तो dx अपॉन dt की जगह मेरे को क्या लिखना है? बोलिए आप, क्या लिखना है? v। dx अपॉन dt की जगह क्या लिखना है? और d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर की जगह मेरे को क्या लिखना है? इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर x, इसको एज इट इज। ठीक है। अब देखिए dt से dt कैंसिल। ठीक है। अब देखिए अभी dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या बच गया? e डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। और आगे क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो समीकरण आई है, इसका अब क्या करवा देंगे? इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए dv यहाँ पे है, ये dx यहाँ पे, दोनों फॉर्म है, दोनों साइड वो एक एलिमेंट को दर्शा रही है। इसको दिखा रही है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है। तो यहाँ पे dx है। dx है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट की बात हो रही है। टोटल जो अपने वेलोसिटी है वो कितनी है? और यहाँ पे क्या है? d। बात समझ आ रही है क्या? इसलिए फुल निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों साइड में एलिमेंट है, dv है, dx, तब इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है? चलिए अब इसका क्या करेंगे? समाकलन। क्या करेंगे बच्चों? समाकलन करेंगे। समाकलन अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, लिख देते हैं इंटीग्रेशन v डॉट d इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर और x। ठीक है। इसका करेंगे तो x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x
एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा इज इक्वल टू ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा और एन इस मात्रा के लिए कोई ना कोई जाएगा कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन में जाते हैं। क्या जाते हैं, हमने माना था कि ये कोई अपना फ्लो होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मानते हैं फुल के लिए हमने यहाँ तक ही निकालना है, लेकिन हम फुल के लिए देखेंगे इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि ये टोटल है वो क्या होता है एम्पलीट्यूड है तो ए, यानी यहाँ से टोटल एम्पलीट्यूड क्या है और इनिशियल कंडीशन में अब लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में v क्या होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल यहीं तक जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई भी चीज निकालनी है अपने को तो हम जैसे यहाँ तक ये क्या है प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो ये इन दोनों बिंदुओं को देखते हैं यहाँ तक और यहाँ तक, इन मध्य में कभी नहीं देखते। बात समझ आ रही है? चलिए देखिए आगे देखिए। अब तो माना प्रारंभ x इज इक्वल टू ए और v इज इक्वल टू क्या है 0, तो इस पे रखो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और इस चीज का आ जाएगा a स्क्वायर बटा में 2 प्लस में से, तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, ये c की वैल्यू आ गई। ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो रखिए v स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2 और ए स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिए ये पहले माइनस का है और ये बाद में इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका पहले प्लस वाला लिख देंगे और बाद में माइनस। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2 कॉमन है, ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x। क्या अगर v की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। बात समझ आ रही? कोई भी स्टेप में दिक्कत, सारे क्लियर, जितने भी स्टेप बने ये स्टेप है ये स्टेप, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो समझ आ रहा है? हाँ रुचि, एक रुचि है मतलब पूरी क्लास में सब कुछ को है वही है, बाकी एक अलावा नहीं आ सकता है। समझ में आगे बढ़ेंगे। अब देखो वो आगे टॉप लो ये आ गया वेग आ गया, तो ये जो वेग आया है ये एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के पदों में आया है। ये जो वेग आया है ना ये a और x, a यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड है, x यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसके पदों में ये वेग आया है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, कैसे निकला, क्योंकि अभी तो विस्थापन की फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहां से ये जो समीकरण है ये समीकरण नंबर 4। अब हम क्या निकाल लेंगे, कितने नंबर है, 4 नंबर है, दोलन का 3 नंबर है, चलो दोलन का विस्थापन, दोलन का विस्थापन निकालेंगे। देखिए तो लास्ट इक्वेशन कौन सी थी, तो समीकरण नंबर 4 से कौन सी आई अभी, v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट, ये समीकरण आई है लास्ट, अभी निकाल लिए। अच्छा और स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सारा, लास्ट समीकरण आ गया। अब v को हम क्या लिख सकते हैं, dx को dt लिख सकते हैं क्या, ये आ गया ओमेगा नॉट
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण, जो लिखेंगे लिखा पक्षांतरण। अच्छा करने आतो में आओ, जाओ इसकी छुट्टी करेंगे। अच्छा तो सारा याद है जो बेटा, अब आनंद लगाते हो और मतलब है आतो में आओ। ठीक है, करने का अब देखो, अब इसको लिख सकते हैं dx और a स्क्वायर माइनस x, इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट। इतनी बात समझ आती है, कर ले भाई। अब यहां से इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। स्मॉल dx बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x। बताओ समाकलन, मतलब इसका समाकलन क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्लस 2 में आप पढ़ के आए हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला है ये। ठीक है, देखिए इसका डायरेक्ट करने को है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब ओमेगा नॉट dt का हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, हमें किसके वैल्यू निकालें, साथ में अपने क्या है एनालिसिस मार्कर के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने मान लिया फाई है। ठीक है, बात समझ आ गई क्या, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, ओमेगा नॉट छोड़ो dt का क्या आ जाएगा d, और एनालिसिस मार्कर है इसके लिए कांस्टेंट आ गया फाई। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t प्लस, ये आ गई समीकरण, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आई है इसमें, ये क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण, कण का विस्थापन समीकरण कहलाता है। अब वेग के समीकरण देखिए, वेग की समीकरण देखिए, वेग की समीकरण देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, ये जो समीकरण आई है अपने पास में 5 नंबर, ये जो समीकरण आई है अपने 5 नंबर, समीकरण नंबर 5 का क्या कर देंगे, t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, t के सापेक्ष क्या कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा वेग, तो x का करेंगे तो dx और dt, जिसको बोलेंगे v इज इक्वल टू a, यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन का होता है बच्चों कोस, और ओमेगा नॉट
वेग आया ये समय निर्भरता के आधार पर, वो जो वेग आया था वो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। ये समय यहाँ पे क्या है, टाइम है, वहां पे टाइम है। बात समझ आ रही है? तो ये जो वेग आया है ये समय निर्भरता के आधार पर वेग का समय निर्भरता के आधार पर दोलन का वेग, दोलन के वेग की समीकरण क्या है? इतनी बात समझ आ गई क्या सभी को? तो सबसे पहले हमने देखा एसएसएम क्या होती है, क्या देखा एसएसएम क्या होती है, परिभाषा याद होगी क्या? अरे बोलो, प्रबलयाकार विभव रूप में अल्प आयाम की दोलनी गति को क्या कहते हैं, एसएसएम। एसएसएम करते हुए या फिर कोई भी दोलन गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kx²। बल कितना होता है, F = -kx। अब आपको इतनी याद है क्या, दोलन का विस्थापन समीकरण कितना होता है, x = a sin ω0t + 5। कितना होता है, x = a sin ω0t +, ये आपको डायरेक्ट याद, कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से एक बार पढ़ोगे तो याद, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये आपको ऑसिलेशन चैप्टर आएगा तभी आपको क्या आएगा, थर्ड यूनिट आपको कंप्लीट करने वाली है। और एक जो टॉपिक है जैसे देखिए, आप देखिए मेरी बात सुनो, मैंने आपको सबसे पहले स्वैच्छिक विभव रूप में दोलनी गति पढ़ाया, वो अगर समझ आया तभी ये समझ आया, अगर वो समझ आया तभी ये समझ आया, अब ये समझ आएगा तभी आने वाले मैं ये बता दूं। तो साथ ही साथ क्लियर करके रैंडमली उठा के देखेंगे कि ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं। जैसे अभी मैं बता रहा हूं, आज लिख लो, आपके एग्जाम में आएगा द्वितंतु दोलन किसे कहते हैं, इसकी अवकल समीकरण क्या है। तो मैं डायरेक्ट वो द्वितंतु दोलन नहीं पढ़ा सकता, इससे पहले ये सीक्वेंस, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ रही है।